बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का जिक्र होगा जिसको लेकर सियासी हलकों में सरगर्मी बढ़ी हुई। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? हालात ये हो गए हैं कि चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच होता है, सपा और भाजपा। कांग्रेस हो या बसपा हो, जनरली उसे एक तरीके से इन दोनों पार्टियां अपना वोट कटवा मानती। अमित शाह का बयान चल रहा है, इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने संसद में बोला कि अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि आप योगी के बारे में कुछ जिक्र कर दीजिए। उन्होंने कहा कि वो भी 2027 में रिपीट करेंगे। जिस तरीके से ये चर्चाएं थी, केशव मौर्य कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। अमित शाह का बयान कुछ दिनों पहले कि सही से ठंड में लोगों की बन नहीं रही आपस में, केंद्र और राज्य के बीच में आपसी सामंजस्य बेहतर नहीं है। आरएसएस ने रोल अदा किया है, आपको लगता है? भाजपा के तमाम जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने में, भाजपा की वैचारिकी को जनता तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा रोल अगर कोई अदा करता है। ये आमतौर पर कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है, उसके बाद तय करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अगर ऐसी स्थिति यहाँ बनती है उत्तर प्रदेश में, सीटों के लिहाज से देखा जाए, जहाँ गठबंधन की स्थिति बने, तो योगी मुफीद चेहरा भाजपा के लिए होंगे या फिर किसी दूसरे चेहरे पर गांव के लिए भाजपा? बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये इनकी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? ये क्या परिणाम, ये यूं कहें कि किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं इस 2027 के विधानसभा चुनाव को? कांग्रेस के साथ ये भी चल रहा है, सियासी गलियारों में ये चर्चा भी गर्म है कि कांग्रेस बसपा के साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी की सियासत अपने चरम पर है। इसकी वजह भी है क्योंकि सियासतदान हर किस्म के बिसात बिछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में। बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का जिक्र होगा जिसको लेकर सियासी हलकों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। जिससे चर्चा के लिए हमारे साथ संदेश वाहक के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम उन्हीं से चर्चा करें और जाने कि यूपी की सियासत में क्या कुछ होता नजर आ रहा है। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति 2017 के बाद बहुत तेजी से बदली। एक समय ऐसा था कि बसपा और सपा का राज्य हुआ करता था, पहले कोई दोबारा कोई। लेकिन इस सियासत में 2017 में जब भाजपा पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाती तो उसके बाद से ही बदलाव की एक बयार बहती। आज की डेट में अगर हम देखें तो 2017 से 2024 और अब 25 हालात ये हो गए हैं कि चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच होता है, सपा और भाजपा। तीसरी पार्टी कांग्रेस हो या बसपा हो, जनरली उसे एक तरीके से इन दोनों पार्टियां अपना वोट कटवा मानती। तो ऐसी स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश यही परिवेश आपको दिखाई पड़ेगा, यानी भाजपा के मुकाबिल सपा होगी। अच्छा, जैसे आमतौर पर जो चर्चाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर सर्वे भी हुआ, मुख्यमंत्री जो चेहरा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता अभी दिखती है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही दिखती है। आपको क्या लगता है कि इसका इफेक्ट भी पड़ेगा? लोकप्रियता कहीं ना कहीं जो हावी है योगी की, उसका असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से, क्योंकि नेतृत्व जो करता है उसकी नेतृत्व क्षमता उसकी लोकप्रियता को बढ़ाती है। योगी आदित्यनाथ 2017 में चयनित किए गए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इनका चयन किया, लेकिन योगी ने उस चयन को साबित किया कि वे वाकई में सही व्यक्ति
थे यूपी के, और उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है वो एक दिन में नहीं बढ़ी। उनकी कर्मठता, उनकी सख्त प्रशासन की छवि और हाशिए पर जो लोग हैं, समाज के हाशिए, उन तक पहुंचने की क्षमता, चाहे वो बनटंगिया समाज हो, चाहे वो मुसहर समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, वहां तक ये पहुंचने की कोशिश लगातार करते हैं। ये बात सही है कि उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण रहते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण हर सत्ताधारी पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि हर सत्ताधारी पार्टी उस तरीके से एक्ट करे जैसे योगी कर रहे हैं। तो लोकप्रियता इनकी अपने काम से बढ़ी और इसका परिणाम ये हुआ कि इस लोकप्रियता का असर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में दिखाई पड़ा। भाजपा ने यहाँ बहुत सीटें जीती और सपा बसपा का गठबंधन हुआ। हाँ, सपा बसपा गठबंधन एक तरीके से फ्लॉप से साबित हुआ इनके आगे, इनकी लोकप्रियता के आगे। दूसरे 2022 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें ठीक है कुछ नुकसान हुआ, लेकिन प्रचंड बहुमत तब भी रहा। भाजपा को किसी सहयोगी दल की जरूरत सत्ता में आने के लिए नहीं पड़ी और ये ऐतिहासिक रहा कि एक ही बार एक ही पार्टी लगातार यूपी में 2 बार रिपीट करती है। तो ये योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ही प्रमाण है, उनके कामों का प्रमाण है, उनकी प्रशासनिक सख्त छवि का परिणाम है। तो निश्चित रूप से योगी फैक्टर यूपी में बड़ा काम करता है। रिपीट का भी जो जिक्र हुआ, सरकार रिपीट करी। अमित शाह का बयान चल रहा है, इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने संसद में बोला कि अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि आप योगी के बारे में कुछ जिक्र कर दी। उन्होंने कहा कि वो भी 2027 में रिपीट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए ये समझ लीजिए एक तरीके से कि पार्ट टाइम जॉब है। वो अभी भी इसको ये नहीं समझते कि हमें सत्ता या कुर्सी जरूरी है। इन दोनों बयानों में विरोधाभास है। आप इसको कैसे देखते हैं? अमित जी देखिए, किसी भी सवाल का, विशेषकर राजनीतिक सवाल, कभी भी गणित के फार्मूले से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सियासत में 2+2 = 4 होगा, ये कभी भी नहीं रहा। अमित शाह जिस संदर्भ में बोल रहे हैं, उस संदर्भ को समझने के लिए आपको 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाना होगा। लोकसभा चुनाव हो रहा था और उसका प्रचार चरम पे था। केजरीवाल जो शराब घोटाले में जमानत पर छूट के बाहर आए थे, उन्होंने पहली ही सभा में भाजपा को डेंट लगाने की बहुत जबरदस्त कोशिश की और एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि मोदी तो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री जीतते हैं तो प्रधानमंत्री वो अमित शाह को बनाएंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक दांव था केजरीवाल का। केजरीवाल चाह रहे थे और विपक्ष भी चाह रहा था कि मोदी फैक्टर पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्यों ना इसी फैक्टर से भ्रमित किया जाए जनता को। इस बात को तत्काल समझने की कोशिश की भाजपा ने और तुरंत अमित शाह का बयान तत्काल आया कि हमारे संविधान में 75 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मोदी 3rd टर्म में भी प्रधानमंत्री बन रहेंगे। अब यही बात जब केजरीवाल यूपी में आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां कहा कि अगर भाजपा जीतती है, योगी प्रधानमंत्री और मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो योगी जी को हटा दिया जाए सीएम कुर्सी से। दिलचस्प बात यह है कि मोदी के प्रधानमंत्री को लेकर के तो खंडन किया अमित शाह जी ने, लेकिन योगी हटाए जाएंगे नहीं हटाए जाएंगे इसका खंडन नहीं किया। और ये जनता पे गलत संदेश गया, विशेषकर यूपी की उस जनता पर जो योगी फैक्टर पर वोट देती।
ठीक, उसका परिणाम क्या हुआ कि यहां पर मोदी फैक्टर तो चला, योगी फैक्टर चला नहीं, और योगी फैक्टर नहीं चला, रिजल्ट भाजपा को बड़ा नुकसान मिला यूपी में। अब जहां तक अमित शाह का जो ताजा बयान है वो इसी संदर्भ में, वो जानते हैं और अखिलेश जी लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, योगी और अमित शाह में ठीक नहीं चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व में ठीक नहीं चल रहा है, इनको हटाया जाएगा, या इस तरीके की कयासबाजी और बयानबाजी विपक्ष लगातार और विशेषकर अखिलेश यादव जी सपा प्रमुख लगातार चला रहे हैं। इस बात को, चूंकि अमित शाह एक बड़े रणनीतिकार हैं और यूपी में ही नहीं बल्कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में प्रदेश प्रभारी भी रहे थे 2014 तो जी, तो प्रधानमंत्री जो लोकसभा चुनाव था, बाकी के चुनाव रहे हैं, बड़े रणनीतिकार रहे और इन्होंने बड़ी सफलताएं भाजपा को दिलाई। तो अमित शाह इस चीज को, वो भले उस समय न समझ पाए हो, लेकिन इन्हें अब समझ में जरूर आ गया कि अगर हम इसका उत्तर नहीं देते हैं, विशेषकर संसद में नहीं देते हैं, तो इसका नुकसान 2027 के चुनाव में वैसा ही हो सकता है जैसा कि लोकसभा के 2024 के चुनाव में हुआ। इसलिए जब वो ये कहते हैं कि योगी रिपीट करेंगे, तो वो साफ कर देते हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में और योगी के बीच तालमेल में कोई अभाव, कोई खींचतान नहीं है, और हम 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ पर ही दांव लगाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब जहां तक योगी की बात, योगी के बयान की बात है, योगी कह रहे हैं कि हम, ये पार्ट टाइम जॉब है हमारे लिए, राजनीति पार्ट टाइम जॉब है, असल में हम योगी हैं। ये बयान विरोधाभासी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि योगी पहली बार नहीं बोल रहा है कि मैं योगी हूं। योगी, मुझे जहां तक याद आता है, जब से वो सत्ता में आए हैं, भाजपा के सांसद के तौर पे देखिए, या जब यहाँ वो बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, तब से वो सार्वजनिक बयानों में इस चीज का जिक्र करते हैं। ये जिक्र कोई राजनीतिक संदेश नहीं देना है, ये जिक्र ये है कि मैं योगी हूं, यानी मैं राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए हूं, और मेरा जो परिवार है वो जनता है। जैसा कि मोदी जी भी लगातार बोलते हैं कि हमारे ये जो 140 करोड़ देशवासी हैं वो हमारे परिवार हैं, वैसा ही ये उत्तर देते हैं योगी जी। और जब वो ये कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब है, तो वो ये इस बात को भी देखते हैं कि राजनीति में कब क्या हो कुछ पता नहीं है, और ये हमारी सच्चाई है कि हम अल्टीमेट योगी हैं। जहां तक इसी इंटरव्यू में आप देखिए तो विरोधाभास खत्म हो जाएगा। इसी बयान के बाद उनका अगला बयान जो आता है, या उनकी अगली टिप्पणी होती है इंटरव्यू में, वो ये होती है कि अगर शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता तो मैं क्या सत्ता में होता, यानी इस कुर्सी पे, मुख्यमंत्री कुर्सी पे होता। तो कहीं न कहीं भी आपको लगता है कि विरोधाभासी है? कहीं भी विरोधाभासी नहीं है। अमित शाह कहते हैं योगी रिपीट होंगे, ये कहते हैं कि अगर सत्ता के जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं, अगर उनसे हमारा संबंध अच्छा नहीं होता तो मैं क्या इस कुर्सी पे होता। स्वाभाविक है कि भाजपा और योगी के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है, और जो कयासबाजी चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, उसको अमित शाह ने उस कयासबाजी, उस राजनीतिक दांव को कुंद करने के लिए यह बयान दिया है। अब कहीं ये कयास नहीं लगाया जा सकते कि योगी अमित शाह में या शीर्ष नेतृत्व में कोई खींचतान है या कोई मतभेद है। तो दूसरी बात,
आरएसएस से इनके बड़े अच्छे संबंध। वही मेरा प्रश्न था कि आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से ये चर्चाएं थी, केशव मौर्य कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, अमित शाह का बयान कुछ दिनों पहले की सही से ठंड लोगों की बन रही आपस में, केंद्र और राज्य के बीच में आपसे सामंजस्य बेहतर नहीं है, आरएसएस ने रोल अदा किया है, आपको लगता है? देखिए, कई बार भले आरएसएस ये कहे कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन ये दुनिया को मालूम है कि भाजपा को जिताने में, भाजपा की जमीन मजबूत करने में, भाजपा के तमाम जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने में, भाजपा की वैचारिकी को जनता तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा रोल अगर कोई अदा करता है तो संघ करता है। और निश्चित रूप से जनसंघ एक ऐसी जमीन तैयार करके देता है, एक ऐसी पिच तैयार करके देता है भाजपा को, जिसमें उसके नेता अच्छी बैटिंग कर सके, अच्छी बॉलिंग कर सके, वो कहीं छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो जब केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि संगठन बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैचारिक अभाव है, भाजपा और संगठन में कोई खींचतान है, मतभेद है। वो वही बोलते हैं जो सही है कि संगठन हमेशा बड़ा होता है। अगर संगठन नहीं है, आप देखिए कांग्रेस का संगठन खत्म हुआ, यूपी में खत्म, रिजल्ट आप देख लीजिए। मायावती के का जो कोर संगठन था वो कमजोर हुआ, बिल्कुल उसका हाल वही हो गया। इवन उत्तराखंड में आप देख लीजिए, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोर कमजोर हुआ है तो वो लगातार दूसरी बार हारे। पंजाब में भी यही सब, पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, हर जगह। उसका कारण यही था कि संगठन पर कांग्रेस ने फोकस नहीं किया। भाजपा हमेशा संगठन पे फोकस करती है। इवन जो आपके अमित शाह जी है, रणनीति का, वो भी संगठन पे फोकस करते हैं। बूथ जीतो का जो बूथ जीतो का जो नारा है वो माइक्रो मैनेजमेंट है संगठन का। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मतभेद है और कुछ केसों कुछ अलग बोल रहे हैं। जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश ओबीसी डोमिनेंस है। योगी जी भले ही अपने आप को बताते हो कि हम संत हैं, चीजें हैं, योग हैं, योगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज से आते हैं। कई बार इंटरव्यू में बात बोल भी चुके हैं आज तक कि हाँ हम इस बिरादरी से आते हैं। आपको नहीं लगता कि आगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी जातियां हैं उनकी अधिकता है, वोट परसेंटेज देखा जाए तो बहुत अंतर है, तो इसको देखते हुए नहीं लगता उत्तर प्रदेश में क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो किसी ओबीसी चेहरे को भाजपा प्रोजेक्ट करेगी मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे पूरे देश का चुनाव, हर पार्टियां राजनीतिक समीकरणों के आधार पर ही, विशेषकर सामाजिक और जातीय समीकरणों के आधार पर, वो भी यूपी बिहार के साथ कहीं भी देखिए, और साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो, और यूपी बिहार तो खैर इसका गढ़ ही है, राइट सर, तो वहां पर हमेशा जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट दिए जाते हैं। अब उन टिकट दावेदारों में जो सबसे बेहतर होता है उसका चयन करती है पार्टी, अपना बैठक करती है, वो उसका अपना रोल है। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण चलेंगे और आप ये देखिए कि 2022 के चुनाव के बाद जो यूपी का चुनाव हुआ, उसके बाद भाजपा ने बहुत तेजी से पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया, दलितों पर फोकस किया। उसका कारण यही था और यही लड़ाई है सपा और भाजपा के बीच कि पिछड़ा वर्ग
कितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास है। और निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग हो या दलित समाज हो, किसी भी कम से कम यूपी की सत्ता में उसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप जहां तक योगी की बात है कि मैं ब्राह्मण उसे ठाकुर कुल से आता हूं, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। वो ये भी इससे संदेश देना चाहते हैं कि हम सवर्ण, तो सवर्ण तो भाजपा के साथ लगा ही हुआ है जब से कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने के बाद और राजनीतिक जमीन उसकी खिसकने के बाद 3 चीजें हुई। पहली चीज तो ये हुई कि जो सवर्ण था वो भाजपा के साथ जुड़ गया, दलित और मुस्लिम सपा के साथ जुड़े रहे, बसपा के साथ जुड़ गए, बसपा के साथ दलित और मुस्लिम बसपा के साथ जुड़ गए, और यादव मुस्लिम इधर आ गए। तो एक तरफ एमडी का फार्मूला तैयार हुआ, बसपा ने तैयार किया, और इन्होंने एमवाई का फार्मूला तैयार किया। उसमें सवर्ण जब जिधर हो जाते थे तो सत्ता उनके पास हो जाती थी। लेकिन भाजपा जैसे जैसे मजबूत हुई, सवर्ण अब उनका दामन थाम के बैठा। और आप हर चुनाव में देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो हर चुनाव में पिछले जो 1.5 दशक के दौरान हुए, उसमें सवर्णों ने भर भर करके वोट दिए भाजपा। तो लड़ाई असली जाति समीकरण पे ही होगी यूपी में, और पिछड़ा और दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश दोनों पार्टियां करेंगी। और हम दोनों पार्टियों को छोड़ दें, सारी पार्टियां करेंगी, कांग्रेस भी करेगी, बसपा भी कर रही है, और आने वाले दिनों में ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये आमतौर पर कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है, उसके बाद तय करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अगर ऐसी स्थिति यहाँ बनती है उत्तर प्रदेश में, सीटों के लिहाज से देखा जाए, जहां गठबंधन की स्थिति बने, तो योगी मुफीद चेहरा भाजपा के लिए होंगे या फिर किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेलेगी भाजपा? देखिए, 2017 में योगी का चयन किया, 2022 में 19 के चुनाव, लोकसभा चुनाव, योगी ने सिद्ध कर दिया कि आपने सही चुनाव किया। और 2022 के चुनाव में उस पे उन्होंने अपनी मुहर लगा दी कि योगी हैं, और यूपी में 1 से 10 तक भाजपा के पास योगी के अलावा कोई नाम नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि अगर आप भाजपा में देखें, और भाजपा में ही नहीं, यूपी की सारी पार्टियों में आज की डेट में अगर आप देखें, तो योगी की कद का कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और देखिए, जहां तक कि कई राज्यों में वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव जीतती भाजपा, ये बात सही है। महाराष्ट्र, यूपी में 2017 में बिना सीएम चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। दिल्ली का लड़ा गया। महाराष्ट्र में भी क्लियर नहीं था कुछ। हरियाणा में भी वही हाल था कि स्पष्ट नहीं किया गया। तो ये भाजपा एक प्रयोगवादी पार्टी है, वो हर आदमी को मौका देती है। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे परिवर्तन किए गए पहले टर्म में, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए, धामी चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये कहा भी गया कि धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। वैसे ही यूपी में स्पष्ट था कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, और खुद मोदी ने इस पर मुहर लगाई थी जब उन्होंने कहा कि भैया यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। तो ये नारा ही अपने आप में स्पष्ट था कि योगी ही भाजपा के सीएम चेहरे होंगे 2027 के चुनाव में भी। उसमें कोई इफ एंड बट फिलहाल नहीं दिख रहा है, और ऐसा कोई प्रयोग मुझे नहीं लगता है कि भाजपा कोई ऐसा प्रयोग, आत्मघाती प्रयोग करने जा रही है। चलते चलते अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सियासी बयानबाजी का दौर शुरू है, सब लोग अपने हिसाब से बिसात बिछ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि
भाजपा और सपा बनाम जिस तरीके से बाइपोलर चुनाव बनाने की कोशिश हो रही, चाहे सपा की तरफ से चाहे भाजपा की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये इनकी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? ये क्या परिणाम, ये यूं कहें कि किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं इस 2027 के विधानसभा चुनाव को? देखिए अमित जी, मैंने अभी आपसे कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, नंबर एक। दूसरे, इसमें कोई फार्मूला, गणितीय फार्मूला लगता है। तीसरी बात, अभी हम ये कहें कि कांग्रेस, बसपा या भाजपा या सपा की रणनीति क्या होगी, बहुत जल्दीबाजी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हाँ ना सपा के साथ चल रहा है। गठबंधन में रहेंगे, नहीं रहेंगे। वो कांग्रेस के साथ ये भी चल रहा है, सियासी गलियारों में ये चर्चा भी गर्म है कि कांग्रेस बसपा के साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने जिक्र किया है बड़ी। बसपा अभी खुल के कुछ बोल नहीं रही है और मायावती की यह रणनीति रही है। आप देखिए तो वो अक्सर कहती हैं कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और बाद में वो अचानक आपको पता चलता है कि वो उन्होंने फलाने से गठबंधन कर लिया, सपा से गठबंधन कर लिया या कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जिससे भी गठबंधन कर लिया। अभी फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि बसपा आने वाली जयंती में अम्बेडकर आने वाली है, अम्बेडकर जयंती, उसमें ये अपना घर घर अभियान चलाना चाह रहे हैं। अब इन सारी चीजों का रिजल्ट आपको 2025 के लास्ट में दिखेगा। एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि कौन कहां जा रहा है, उसकी रणनीति क्या है, उसका चुनाव लड़ने का तरीका क्या है, कमोबेश तभी पता चल पाएगा। फिलहाल हर आदमी अपनी अपनी कोर वोटरों को समेटने में जुटा हुआ है, चाहे वो बसपा हो, बसपा का कोर वोटर बिखर गया है तो उसको समेटने में लगा है, चाहे वो सपा हो उसको समेटने में लगा है, और लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा भाजपा को, तो भाजपा भी अंदर से हिली हुई है। उसे लग रहा है कि सवर्ण वोटर भी खिसके हैं, हमारे पूर्वांचल में सवर्ण वोटर इनके बहुत खिसके, और दलित वोटरों में भी सेंध लगी, दलित भी खिसके। तो भाजपा भी इस उधेड़-बुन में चल रही है कि कैसे अपने जो वोटर छिटके हैं उनको समेटा जाए। अभी तो यही समेटी का काम चल रहा है। यानी कुल जमा उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई भाजपा नजर आती है। हाँ, ऐसी स्थितियां जरूर हैं कि ओबीसी डोमिनेंट स्टेट में उस तरीके की रणनीति भी बिछाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ओबीसी, दलित और सवर्ण एक छतरी के नीचे आए, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी है, कहीं ना कहीं उसका सार्थक परिणाम दिखे। इस संवाद को हम यही करते हैं खत्म, और ऐसे ही तमाम दिलचस्प कहानियों और किस्सों के लिए जुड़े रहिए संदेशवाहक के साथ।